हाँ जी। तो कल अपन ने कहां तक पढ़ा था बताओ एक बार। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। चलिए, तो अब बात करें। ये मतलब तीसरी क्लास आते आते ज्यादा बात करना शुरू कर देते हो कि आज ही कर रहे हो? आज कोई खास बात? हाँ, तो चलो, बस अब ध्यान देंगे। कल अपन ने बात की थी कि इवोल्यूशन वर्ड के मतलब कितने हैं बेटा? दो। पहला अपन ने कहा था टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और दूसरा हमने कहा था टू अनरोल और टू अनफोल्ड। फिर हमने कहा इवोल्यूशन की स्टडी किसके अंदर करते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इसके अंदर अपन स्टडी करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। जब आप बात कर रहे हैं लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री के बारे में, तो आपको लाइफ फॉर्म का ओरिजिन, अर्थ के जो हिस्ट्री है वो, और यूनिवर्स की हिस्ट्री, इन सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को कौन सी थ्योरी समझाती है? क्या नाम है थ्योरी का? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग कितने समय पहले हुआ? 13.8 बिलियन ईयर एगो। फिर आपने बिग बैंग के बारे में कहा कि ये एक था कि अनेक, छोटा कि बड़ा, इसकी वजह से यूनिवर्स कंडेंस हुआ कि एक्सपेंड, और टेम्परेचर बढ़ा कि घटा, हाइड्रोजन हीलियम तब थे कि बाद में बने, फिर बाद में जो क्लाउड्स और क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट जो थे, इनसे फॉर्मेशन किसका हुआ? गैलेक्सीज। इनसे फॉर्मेशन किसका हुआ? गैलेक्सीज और प्लेनेट। इसमें से हमने कहा कि अर्थ का फॉर्मेशन कितने साल पहले? 4.5 बिलियन ईयर एगो। जब अर्थ बनी तो एटमॉस्फेयर था कि नहीं? मोल्टन मास से क्या क्या रिलीज हुआ? मीथेन, अमोनिया, CO2 और वाटर। क्या क्या रिलीज हुआ? मीथेन, अमोनिया, CO2 और वाटर रिलीज हुआ। जो यूवी लाइट आ रही थी उसने स्प्लिट किसे किया? हल्का कौन? तो ये क्या कर गई? एस्केप। बचा कौन? किसके साथ रिएक्ट किया? मीथेन और अमोनिया के साथ। बना यहाँ पे CO2, वाटर एंड अदर कंपाउंड्स। फिर हमने कहा कि यहां पर जब ये रिएक्शंस चलती रही, तो इसके बाद अब धीमे धीमे करके अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ? कम। मीनवाइल अपन ने कहा कि ओजोन लेयर बन गई थी, तो यूवी लाइट आना बंद हुई। अब हमने कहा कि इधर जो ओजोन लेयर यहाँ पे बनी थी, इसके बाद जब जो वाटर बचा, तो जो वाटर वेपर था वो अब धीमे धीमे रेन के फॉर्म में बरसने लगा, और अर्थ पे कुछ गहरी जगहों पे इकट्ठा हुआ, जिससे क्या बने? प्रिमिटिव ओशियंस। फिर अपन ने कहा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए हमारे पास कुछ एक थ्योरीज हैं। सबसे पहले हमने बात की थी थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया के बारे में कहाँ के लोग कहते थे? ग्रीक। कौन लोग कहते थे? ग्रीक। इनके हिसाब से लाइफ का ओरिजिन अर्थ पे हुआ कि अर्थ से बाहर? वहां से लाइफ अर्थ अर्थ पे किसके फॉर्म में आई? स्पोर और सीड्स के फॉर्म में आई। ये आइडिया किसका है अभी भी फेवरेट? एस्ट्रोनॉमर्स का फेवरेट आइडिया है। दूसरा है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो कहता है कि लाइफ डिकेइंग और रॉटिंग मटेरियल से अपने आप ओरिजिनेट हो जाती है। रिजेक्ट किसने किया था? लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? श्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए हमारे पास अगली थ्योरी कौन है। तो दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन। तो पहले का नाम क्या है? अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन, और ये साहब रहने वाले थे रूस के। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इनकी बुक का नाम क्या है बेटा?
ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो बातें इन्होंने अपनी किताब में कही, लगभग लगभग वैसी सी ही बातें एक और साइंटिस्ट कहते हैं जिनका नाम है जेबीएस हेल्डेन। ये जो जेबीएस हेल्डेन साहब थे, ये थे कहां के? इंग्लैंड। तो जेबीएस हेल्डेन साहब कहां के थे? इंग्लैंड। इन लोगों ने यहां अपने हिसाब से एक थ्योरी प्रपोज करी, और इस थ्योरी के अंदर इन्होंने कहा अबाउट केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। किसके बारे में बात की? अबाउट केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो यानी इन्होंने कहा कि जो लाइफ है इसका ओरिजिन हुआ किससे है? केमिकल से। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम अपने सिस्टम को या अपनी बॉडी को ही हम अगर एनालाइज करते जाएं तो सबसे छोटे लेवल पे अपन सेल पे पहुंचते हैं, सेल से भी और छोटे लेवल पे जाएं तो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो यही मॉलिक्यूल जब मिले होंगे तो इनके मिलने से ही सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब इसकी थ्योरी जो है, ये थ्योरी कहती है कि जो अर्थ थी या अर्थ है, यहां पर ये कहते हैं कि देयर वाज प्राइमरी एबायोजेनेसिस। मतलब कि सबसे पहले तो क्या हुआ था? एबायोजेनेसिस। और और ये कहते हैं कि देन एवर, इसके बाद हमेशा क्या हुआ है? बायोजेनेसिस। तो इन्होंने कहा कि अर्थ पे पहले लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ वो नॉन लिविंग मटेरियल से हुआ। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा? प्राइमरी एबायोजेनेसिस। अब समझना, ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, वो बायोजेनेसिस है कि एबायोजेनेसिस? ये थ्योरी क्या समझा रही है? एबायोजेनेसिस ना। तो ध्यान रखेंगे, ये जो थ्योरी है वो आपको समझाती क्या है? एबायोजेनेसिस। मतलब कि थ्योरी आपको बताती है कि नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी के अंदर जितनी बातें कही हैं, उन सारी बातों को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ये बात करते हैं अबाउट केमिकल इवोल्यूशन। पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? केमिकल इवोल्यूशन। मतलब कि यहां जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस किसके अंदर आने वाले हैं? केमिकल्स के अंदर आने वाले हैं। तो जब केमिकल्स में चेंज आएंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? केमिकल इवोल्यूशन अपन कहेंगे। अब केमिकल इवोल्यूशन में इन्होंने क्या कैसे समझाया उसको देखते हैं। इनके हिसाब से अर्थ पे सबसे पहले क्या मौजूद था? अलग अलग एलिमेंट्स पाए जा रहे थे, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तो इस तरीके से अर्थ पे सबसे पहले क्या पाए जा रहे थे बेटा? एलिमेंट्स। तो अपन ने कहा कि अर्थ पर सबसे पहले यहां पर क्या मौजूद थे? एलिमेंट्स यहां हमारी अर्थ पे पाए जा रहे थे, ये इन्होंने कहा। अब जो ये एलिमेंट्स थे, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया। जब ये एलिमेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया तो इनके रिएक्ट करने की वजह से कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने उसके अंदर जैसे अपन कह सकते हैं वाटर है, मीथेन है, सॉरी अमोनिया है, CO2 है। इस तरीके के यहां जो बने, इसको अपन कहेंगे कि यहां पर फॉर्मेशन अभी किसका हुआ? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो कौन बन गए इसके अंदर? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने। तो एलिमेंट से सबसे पहले फॉर्मेशन किसका हुआ? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया। जब इनके बीच में रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के बाद यहां बना जैसे कि मीथेन है, हाइड्रोजन साइनाइड है। ऐसे कुछ बने जिन्हें कहा गया कि ये बने यहां पे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई अगर मैं कहूं कि मीथेन से भी ज्यादा छोटा या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड और कोई मिलेगा अपने को? नहीं। भाई कार्बन की 4 वैलेंसी पोजीशंस हैं और चारों पे एक एक हाइड्रोजन लगी हुई है। तो ये अपन ने कहा कि हमें क्या मिले? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। ये जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इनके बीच में आपस में रिएक्शन होती रही। जब इनके बीच में रिएक्शन हुई
तो यहां पे अब इनसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, पर अभी भी रहेंगे कौन? मोनोमर। यानी कि अपन ने कहा कि यहां पर मान लेते हैं कि फॉर्मेशन हुआ जैसे मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड में किसी का नाम जानते हैं? बोलो, ग्लूकोज है ना, फ्रक्टोज वगैरह। ऐसे ही अपन ने कहा सेकेंड पीरियड से गड़बड़ कर रहा है, तो इसकी लीड में कहीं कुछ गड़बड़ है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो अपन ने कहा कि यहां पर अब फॉर्मेशन किसका हुआ? मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड की तरह ही अगर अपन मान लें तो फॉर्मेशन हुआ यहां अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड के अलावा यहां जैसे फैटी एसिड बने, फैटी एसिड के बाद फिर अपन ने कहा मान लो यहां नाइट्रोजनस बेस बन गए। तो ये सारे अभी अगर आप देखें तो मोनोमर्स है ना, तो इन मोनोमर्स को कहा गया कि ये है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इससे अब फॉर्मेशन किसका हुआ बेटा? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहां बने। अगर आप देखें तो धीमे धीमे करके जो कंपाउंड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं। अब यहां पर ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इन्होंने आपस में जब रिएक्ट किया तो इनके रिएक्ट करने के बाद कौन बनेगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि अगर मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलेंगे तो ये पॉलीमराइज होकर के क्या बना देंगे? पॉलीसैकेराइड। इन द सेम फैशन अमीनो एसिड मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। नाइट्रोजनस बेस वगैरह मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? यहां न्यूक्लिक एसिड। तो अपन ने कहा कि यहां पर न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड में क्या आपको पता है पहले आरएनए बना था बाद में डीएनए बना था? तो अपन ने कहा कि यहां आरएनए और डीएनए वगैरह का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं इनको हमने कहा कि ये बन गए अब यहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से अब फॉर्मेशन हुआ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब यहां पर इनसे पूछा गया कि भैया ठीक है रिएक्शन हुई, बहुत अच्छी बात, पर हर एक रिएक्शन के आपको एनर्जी का सोर्स चाहिए ना। रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी सोर्स। तो यहां इस पूरी रिएक्शन में यहां बात आई कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था। तो अब सोर्स ऑफ एनर्जी में इन्होंने कहा कि जब ये पूरी रिएक्शन हो रही थी उस टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर क्या था? हाई। तो पहला इन्होंने कहा कि जो हाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ था वो अपने आप में क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। दूसरा, जब ये रिएक्शन चल रही थी उस टाइम तक ओजोन लेयर तो बनी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि तब तक क्या आ रही थी? यूवी लाइट आ रही थी। यूवी लाइट के अलावा तब हमारी अर्थ पे खूब सारे वोल्केनोज फटते रहते थे, तो इनकी वजह से क्या आते थे? वोल्केनिक स्टॉर्म्स। तो जो वोल्केनिक स्टॉर्म्स यहां पर आए, खूब सारे ज्वालामुखी विस्फोट हुए, तो जब ज्वालामुखी फटेगा तब भी तो एनर्जी निकलेगी। तो ये सारा क्या हो गया? सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर इनसे पूछा गया कि अच्छा जब ये रिएक्शन हुई तब एटमॉस्फेयर आज जैसा ही था या कुछ अलग था? तो इन्होंने कहा कि उस समय पर जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था? रिड्यूसिंग। तो इन्होंने कहा कि ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो यहां तक जो बात करी गई है इसके अंदर अभी अगर आप देखें तो लाइफ अभी तक तो आई नहीं है, मतलब कि क्या अभी सेल बनी? नहीं। पर लाइफ फॉर्मेशन की प्रोसेस या रिएक्शन तो शुरू हो गई। जब अगर ये प्रोसेस या रिएक्शन शुरू हुई तो इसी को एनसीईआरटी बोलती है ओरिजिन ऑफ लाइफ। और टाइम कितना लिखती है? 4 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ का टाइम एनसीईआरटी कितना लिखती है? 4 बिलियन ईयर एगो। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसका मतलब है यही रिएक्शंस। तो ये जो रिएक्शंस हुई ये कितने बिलियन साल पहले चल रही थी? आज से 4 बिलियन ईयर एगो। यानी कि अर्थ के फॉर्मेशन के कितने मिलियन साल बाद? 500। अर्थ के फॉर्मेशन के कितने मिलियन साल बाद? तो 500 मिलियन साल बाद
कौन सी रिएक्शन ऑपरेट हो रही थी, जिन रिएक्शंस की वजह से लाइफ का ओरिजिन हुआ। क्या भी इतनी बात अपने को समझ में आई? किसी बालक को कंफ्यूजन नहीं? तो अब अगली बात आती है कि इन्होंने अपनी बात कह तो दी, पर कोई भी थ्योरी जो है उस थ्योरी को आपको कहीं ना कहीं टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो अब ओपरिन साहब की जो लिखी हुई किताब थी, ये मिली एक साइंटिस्ट को जिनका नाम था हेरोल्ड सी यूरे। क्या नाम है साइंटिस्ट का? हेरोल्ड सी यूरे। तो यहां जो साइंटिस्ट है इनका नाम है हेरोल्ड सी यूरे। और ये जो हेरोल्ड सी यूरे साहब हैं, इनके एक स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट का नाम है स्टैनले मिलर। इनके स्टूडेंट का नाम क्या है? स्टैनले मिलर। हेरोल्ड सी यूरे का नाम एनसीईआरटी नहीं लेती, पर कुछ एक क्वेश्चंस के अंदर ये नाम आ चुका है, तो इसलिए अपन अगर याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो साथ में अपन किसका नाम लेंगे? स्टैनली मिलर का। अब ये दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया 1953 में। ईयर कौन सा था? एनसीईआरटी में दिया है तो अपने को याद रखना है। और ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं, ये कहां के हैं? अमेरिका के। ये साइंटिस्ट कहां के हैं बेटा? अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। तो अपन ने कहा कि ऐसे करके ये हेरोल्ड सी यूरे ने अपने स्टूडेंट स्टैनले मिलर को बुलाया, और बुला के कहा कि यार ओपरिन ने अपनी किताब में ऐसे ऐसे करके ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाया है, क्या हम एक्सपेरिमेंटली ये टेस्ट कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं? तो स्टैनली मिलर ने कहा कि हाँ, करेंगे टेस्ट। ठीक। तो अब स्टैनली मिलर ने बनाया एक एक्सपेरिमेंट। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये उतना सुंदर नहीं दिखाई देता था जितना सुंदर इसे एनसीईआरटी ने दिखाया है। ठीक। मतलब ऐसा नहीं था कि सब कुछ कांच कांच का बना था और एकदम आर पार दिखाई देता था। आप खुद सोचो, 800 डिग्री टेम्परेचर को अगर बियर करना है, लगातार इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, तो इतना सुंदर सा एपरेटस नहीं रहा होगा। पर ठीक है, अपन एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देते हैं कि ऐसा कुछ था। अब यहां इन्होंने किया क्या? तो अगर अपन कहानी को देखें, तो हमने कहा कि सबसे पहले प्रिमिटिव ओशियन था। सबसे पहले क्या था बेटा? प्रिमिटिव ओशियन। और ओशियन के अंदर क्या भरा हुआ था? पानी। ओशियन में क्या भरा हुआ था? पानी। अब अगर यहां पानी भरा था, तो इन्होंने क्या किया? एक लिया फ्लास्क, और फ्लास्क के अंदर क्या भर दिया? पानी। अब बोलो, प्रिमिटिव ओशियन का पानी ठंडा था कि गर्म? अब पानी गर्म था, तो उसे गर्म करने का इन्होंने किया इंतजाम कि यहां लगा दिया एक बर्नर। क्या लगा दिया बेटा? एक बर्नर, जिससे पानी लगातार गर्म हो और ये पानी गर्म होकर के आगे जाए। अब आपको ध्यान देना है, इन्होंने कहा था कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीडाइजिंग था कि रिड्यूसिंग? और आज का एटमॉस्फेयर, जो भी आप एपरेटस बनाएंगे वो आज के एटमॉस्फेयर में ही बनेगा, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगी। तो अब ऑक्सीजन रहने दें कि निकाल दें? अगर किसी गैस को निकालना है तो वैक्यूम करना पड़ेगा ना। तो अब इसके लिए इन्होंने लेकर के इसको आगे कनेक्ट किया एक वैक्यूम पंप के साथ। किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? एक वैक्यूम पंप के साथ, जिससे कि यहां पे अपन क्या करने वाले हैं? वैक्यूम क्रिएट करेंगे। ये इनका प्लान था। तो इन्होंने यहां पे क्या लगाया? वैक्यूम पंप। क्या लगाया यहां पर? वैक्यूम पंप लगाया। तो इन्होंने यहां पे क्या लगाया? वैक्यूम पंप। तुम बताओ वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, तो पिछले 2-3 दिन से कहां थे? नहीं, 2 दिन। कम से कम मेरी क्लास में तो नहीं आए थे। क्लास में ही? और दूसरे दिन कि देर से जग पाए थे? बताओ वैक्यूम की स्पेलिंग। VACCUM, ठीक है? पढ़ो एनसीईआरटी। VACWM होती है। वर्ड वैक्यूम नहीं है, वर्ड होता है वैक्यूम। वर्ड क्या होता है? वैक्यूम होता है, वैक्यूम नहीं होता। तो अपन ने यहां पे क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप। तो देखो,
तो अपन ने यहां पे देखो क्या लगाया, वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप क्यों लगाया, क्योंकि अपने को यहां पे क्या निकालना था इससे बाहर, ऑक्सीजन। ठीक। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको आगे ले जाकर के कनेक्ट किया एक फ्लास्क के साथ। किसके साथ कनेक्ट करना है बेटा, एक फ्लास्क के साथ इन्होंने ले जाकर के कनेक्ट किया। और ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में इन्होंने लगाई इलेक्ट्रोड। तो अब इस फ्लास्क के अंदर अपने को क्या लगा देने हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इसके लिए यहां इन्होंने लगाए इलेक्ट्रोड। और यहां पे होगा इलेक्ट्रिक स्पार्क। ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा, इसकी वजह से यहां टेम्परेचर हो गया 800 डिग्री। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री। और वो टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया। तो अब इन्होंने क्या किया, यहां इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट किया। इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से टेम्परेचर कितना हो गया, 800 डिग्री। अब इसके बाद पहले यह भी तो कहा गया था कि जो वाटर वेपर थी वो कंडेंस होकर बारिश के फॉर्म में बरसती थी। तो अब जो पानी है वो 800 डिग्री पे तो एकदम भाप बना हुआ है। अब उसे कंडेंस करके बरसाना है, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए होगा, कंडेंसर। क्या चाहिए हमें, कंडेंसर। तो अब इन्होंने कहा कि इससे आगे ये जो हम लेकर के आए पाइप, अब इस पाइप के बाहर हमने लगाया कंडेंसर। और जो कंडेंसर हमने लगाया उसमें क्या होता था कि यहां से ठंडा पानी आ रहा था। कैसा पानी आता था, ठंडा। और उसके बाद ये पानी यहां की हीट लेकर के चला जाता था यहां से बाहर। ध्यान रखें, ये जो बाहर से वाटर आ रहा है, ये वाटर इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है। क्या ये वाटर इस ट्यूब के अंदर जा रहा है, नहीं। वो केवल ट्यूब के बाहर बाहर घूम के निकल जाता है। जैसे कि ट्यूब में जो वाटर वेपर है, उस वाटर वेपर की हीट को लेकर के चला जाए। अब इन्हें आगे चल करके सैंपल भी कलेक्ट करने थे। तो सैंपल कलेक्शन के लिए इन्होंने यह लगाई एक ट्रैप। तो देखो ऐसे करके यहां पे एक लगा दी ट्रैप। मतलब कि एक इन्होंने ट्रैप लगाया जिससे ये जब भी चाहें तो आराम से अपना सैंपल कलेक्ट कर पाए। तो सैंपल कलेक्शन के लिए इन्होंने यहां पे क्या लगा दिया, ट्रैप। अब जरा देखिए, यहां से क्या होगा कि वाटर वेपराइज होके यहां पहुंचेगा, यहां कंडेंस होगा। और कंडेंस होने के बाद ये वाटर धीमे धीमे यहां इकट्ठा होने लगेगा। जैसे जैसे यहां इकट्ठा होता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा पानी। और फिर ये पानी धीमे धीमे यहां आगे बढ़ते हुए ये जाकर के फाइनली इधर ही जाकर के मिल जाने वाला है। मतलब कि ये रिएक्शन ऐसे करके चलती रहेगी। तो अब इस रिएक्शन के अंदर बात आती है कि यहां पर रिएक्शन हो किन किन चीजों के बीच रही थी। तो अगर आप देखें तो क्या आपने यहां वाटर का नाम ले रखा है, हमने डाल दिया ना पहले। नाम किसका लिया है, अमोनिया का। नाम किसका लिया है, मीथेन का। और सारी कहानी की शुरुआत कहां से है, हाइड्रोजन। तो इन्होंने यहां इस रिएक्शन के अंदर जो चीजें ली वो इन्होंने क्या क्या लिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर। क्या क्या लिया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर। तो कुल मिलाकर के यहां पर इस पूरी प्रोसेस में गैसेस कितनी थी, 3। गैस कितनी है, 3। और रिएक्टेंट कितने हैं, 4। गैस कितनी है, 3। जबकि रिएक्टेंट कितने हैं, 4। यहां पर इन्होंने रिएक्शन होने दी। अब कुछ किताबें लिखती हैं कि ये प्रोसेस 7 दिन चली, कुछ 15 दिन, एनसीईआरटी कुछ भी नहीं लिखती। तो अपन ड्यूरेशन पे नहीं जाते। फाइनली इन्हें यहां जो प्रोडक्ट मिले वो प्रोडक्ट था यहां पर अमीनो एसिड। तो जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट इन्हें यहां पर क्या मिला बेटा,
अमीनो एसिड्स मिले। तो यहां पर इनको मिले अमीनो एसिड्स, जैसे कि ग्लाइसिन वगैरह इनको मिला। फिर अपन ने कहा एलेनिन था, सेरीन था, तो ये सिंपल से अमीनो एसिड्स कुछ इनको यहां मिले। अगर आप देखें तो ओपरिन हेल्डेन ने कुछ ऐसे ही तो समझाया है कि इन सब्सटेंसेस ने जब आपस में रिएक्ट किया तो इनके रिएक्ट करने की वजह से अमीनो एसिड बना। तो मतलब कि ओपरिन हेल्डेन हाँ, जो ओपरिन हेल्डेन थ्योरी है उसको स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि नहीं? अब मुझे बताओ, क्या पूरी तरह प्रूव करता है या लिमिटेड एविडेंस है? लिमिटेड एविडेंस है, ध्यान रखना। पूरी तरह प्रूव करने का मतलब है कि आपको यहां से लेके लाइव बना के दिखानी पड़ेगी, जो असंभव काम है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कंप्लीट एविडेंस हुआ कि लिमिटेड? कैसा एविडेंस है? लिमिटेड एविडेंस है। अब यहीं पर देखिए, इसके साथ हमने क्या किया, हमारी धरती पे कभी कभी आ जाते हैं मीटियोरॉइड। कौन आ जाते हैं? मीटरॉइड। तो हमने क्या किया, मीटरॉइड कंटेंट को जब एनालाइज किया, तो मीटरॉइड कंटेंट को अपन ने क्या किया? एनालाइज। जब एनालाइज किया तो इसके अंदर भी हमें सिमिलर कंपाउंड मिले। इसके अंदर भी अपने को क्या मिला? सिमिलर कंपाउंड। जब हमें यहां पर सिमिलर कंपाउंड मिले तो अब ये सिमिलर कंपाउंड का मिलना ये बताता है कि सिमिलर रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एल्सवेयर इन स्पेस। तो ऐसी ही रिएक्शंस हो रही हैं एल्सवेयर, मतलब कि कहीं और इन स्पेस। कहां हो रही है यह हमें नहीं पता, पर हां ठीक है, ऐसी रिएक्शन हो रही है। अब कुछ एक साइंटिस्ट ने देखा कि भैया स्टैनली मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐसे करके प्रोडक्ट बने। तो कुछ और ने सोचा कि हम भी अपनी पीएचडी पूरी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करो, स्टैनली मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था 7 दिन, अपन करेंगे 15 दिन। उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा इसमें मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन कितनी रखी थी, एक काम करो चेंज कर दो। ठीक, जब रेशियो वगैरह अगर आप चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा कि नहीं? प्रोडक्ट चेंज होगा ना। तो इसीलिए यहां पर एनसीईआरटी कहती है कि इन सिमिलर रिएक्शंस, ऐसे ही स्टैनली मिलर जैसे सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में others obtained, क्या क्या मिला था? तो लोगों को पिगमेंट, फैट, नाइट्रोजनस बेस, ये सारी चीजें भी मिली। ठीक, शुगर वगैरह मिली। जब अगर ये सारी चीजें मिली तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें इस चीज को तो प्रूव कर देती हैं कि ओपरिन हेल्डेन थ्योरी का जो केमिकल इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो पूरी तरह हमें भले ना पता हो, पर लगभग चला तो ऐसे ही होगा। क्या इतनी बात अभी समझ में आई? एक बार यहां तक का लिखो, फिर बात करते हैं अपन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। क्या बेटा? जब इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा तो यूवी लाइट निकलेगी ना। जब भी अगर कहीं वेल्डिंग हो रही होती है तो आपको उसे देखने को मना किया जाता है ना, क्योंकि उस वेल्डिंग में यूवी लाइट निकलती है। ए बायोजेनेसिस का मतलब है नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ का फॉर्मेशन। लाइफ से लाइफ का फॉर्मेशन। इसीलिए क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी काम है। हाँ, कल मैंने यही पढ़ाया था। हाँ, ये क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी काम है। हाँ, उससे फर्क ये पड़ेगा कि आज के समय पे अगर आप देखें तो बच्चे, अगर आप कहीं लोहा भी अगर आप खुला छोड़ दें तो और ज्यादा बेहतर चीज बनती है या वो जंग लग के खराब हो जाता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर की समस्या है कि इसके अंदर क्या होता है, चीजें ब्रेक डाउन होती हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। सिंपल से अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एटमॉस्फेयर का को ऑक्सीडाइजिंग नहीं होना चाहिए, ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ये फायदा था।
क्या बेटा? हाँ, अभी अपन ने जैसे इन्होंने पूरा जो बताया है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल के अंदर हम बात करेंगे कि लाइफ बनी कैसे थी। एक साथ नहीं, अलग अलग, दोनों ने अलग अलग दी है। हाँ, बातें सेम कही है। अगले पेज पे आए। चलो इसे लिख के कंप्लीट करो, फिर बात करते हैं आगे। वो रेशियो कहीं एविडेंट नहीं है, किसी किताब में ज्यादा नहीं है। वैसे रेशियो था कि आपका मीथेन इज टू अमोनिया इज टू हाइड्रोजन का रेशियो था 2:1:2। हाँ, 2:1:2 ही तो कर रहा हूं। मतलब मैंने ऐसे याद रखा है कि अमोनिया बदबूदार होती है तो वो कम थी, बाकी दोनों ज्यादा थे। इलेक्ट्रोड अगर आप लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा ना, चिंगारी निकलेगी, तो उसकी वजह से हीट और यूवी लाइट आपको मिलेगी। जो अपन ने पहले कहा ना, वोल्केनिक स्टॉर्म थे, यूवी लाइट आ रही थी, तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये इलेक्ट्रोड्स। ब्रेक डाउन नहीं होगा, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। जैसे अपन एंजाइम में बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की, तो वो एनर्जी तो चाहिए, तो वो एनर्जी इन्होंने ऐसे प्रोवाइड करी। कौन सा? ये हुआ कि यहां पे आके 800 डिग्री पर पानी पूरी तरह वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब उस टाइम पे ये भी कहा था ना कि पानी बरसा, तो अब उसे बारिश के फॉर्म में कैसे लेकर के आए, पानी ठंडा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या किया, कंडेंसर लगा दिया। हॉट वाटर जो है, ये हॉट और कोल्ड वाटर रिएक्शन में अंदर नहीं जा रहा, मैंने पहले भी कहा था। ये सिर्फ जो बाहर उसके अंदर जो पानी है, वाटर वेपर है, उसको ठंडा करने के लिए है। तो आप पढ़ के देखिए ना, पहले मैं पढ़ा तो दूं। कहा? हाँ बेटा, यहाँ पे पर बर्नर से आप कितना करोगे, 100 डिग्री तक गर्म कर लोगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब वहां पे उस टाइम पे आपने कहा कि प्रिमिटिव अर्थ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, यहां बर्नर लगा के आप 100 से ज्यादा नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपने इलेक्ट्रोड लगाई, क्योंकि टेम्परेचर आपको 800 पहुंचाना है ना। और यहां अगर गर्म नहीं करोगे, वाटर वेपर नहीं बनेगा, तो ये पानी आगे नहीं जाएगा। इस नॉब का काम था कि यहाँ पे अब जैसे रिएक्शन हुई, तो उसके बाद अब आपको सैंपल लेके देखना भी तो पड़ेगा ना कि इसमें बना क्या। तो वो सैंपल को एनालाइज करने के लिए, सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपने एक नॉब लगाई कि हम यहां से कुछ सैंपल लेके देख सकते हैं कि इसमें क्या बना।
क्या बेटा, ये यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसलिए दिखाया है, आपने वैक्यूम वगैरह सब क्रिएट कर लिया, अब उसके बाद अब आप यहाँ पानी भी डालोगे, गैस भी डालोगे, तो वो कैसे डालोगे? तो वो इसी के थ्रू। आगे बढ़े। मीटियोराइट और एस्ट्रॉइड में क्या अंतर होता है? मीटियोराइट छोटे होते हैं, एस्ट्रॉइड बड़े होते हैं। तो मीटियोराइट धरती पे खूब सारे आते रहते हैं, एस्ट्रॉइड नहीं आना चाहिए, वो आएगा तो समस्या है। एक एस्ट्रॉइड वैसे हमने आइडेंटिफाई किया है, जो लगभग अगले ऐसे ही कोई 100 साल बाद धरती से आके टकराएगा। अब उसके लिए एक उनके बड़े टेक्निकल से नाम होते हैं, तो नाम मेरे को याद नहीं, पर हाँ 100 साल बाद एक एस्ट्रॉइड के धरती से, हाँ अभी से 100 साल बाद। आगे बढ़े। ध्यान दो, फिर वापस से आते हैं। अब जरा देखिए, अभी तक आपने जो बात की है वो आपने केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बात की। दूसरा जो पार्ट था, इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो दूसरे पार्ट को बेटा अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कहते हैं। आप अगर देखें तो केमिकल इवोल्यूशन के लास्ट में आपके पास क्या क्या था? न्यूक्लिक एसिड था, इसके अलावा आपके पास प्रोटीन थी और पॉलीसैकेराइड था। क्या क्या था? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड। आप देखें ये सारे के सारे पॉलीमर हैं, ये सब के सब क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड थे, ये आपस में मिले और इनके आपस में मिलने से बना सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यहां पे बना सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल। फॉर्मेशन किसका हुआ बेटा? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पे कौन बन गया? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल। आप वर्ड्स पर ध्यान दें। सबसे पहले आपने कहा है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अगर ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो इसका मतलब है अपनी कॉपी बना सकता है। अगर अपनी कॉपी बना सकता है तो क्या ये चीज रिप्रोडक्शन के जैसी है? ये चीज किसके जैसी है बेटा? रिप्रोडक्शन। फिर आपने कहा कि ये क्या है? मेटाबॉलिक है। अगर मेटाबॉलिक है तो इसका मतलब है इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही थी। मेटाबॉलिज्म हो रही थी मतलब केमिकल रिएक्शन इसके अंदर ऑपरेट होती थी। फिर आपने कहा कि कैप्सूल था। अगर ये कैप्सूल था तो इसका मतलब है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेनस कवर भी पाया जा रहा था। अगर आपने कैप्सूल कहा है तो इसका मतलब है कि यहां पर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग भी मौजूद है। ये जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल है, इसी को अपन मानते हैं कि यह है नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। इसी को बेटा अपन क्या बोलते हैं? नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो इसी को हम नाम दे रहे हैं नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। बात समझिएगा, क्या अभी तक सेल बनी है? अभी तक सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकता है? हाँ, जो लाइफ का एक कैरेक्टर है। क्या इसमें मेटाबॉलिज्म होती है? यस, ये भी लाइफ का एक कैरेक्टर है। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कि ये नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है? यस। और ये जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है, इसका फॉर्मेशन आज से लगभग 3 बिलियन साल पहले हुआ।
कितने साल पहले हुआ? 3 बिलियन साल पहले। यानी कि वो जो केमिकल इवोल्यूशन शुरू हुआ था वहां से लेकर के ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने तक कितना टाइम लग गया? 1 बिलियन साल का टाइम लगा। अब बात ये आती है कि जैसे हमने केमिकल इवोल्यूशन को स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लिया था, तो क्या हम इसको भी अब तक प्रूव कर पाए हैं? नहीं। तो अपन ने कहा कि वी डू नॉट नो, यहां पे क्या हमें पता है कि ये बना कैसे? तो अपन ने कहा कि वी डू नॉट नो हाउ इट फॉर्म्ड। तो ये बना कैसे, क्या था, या एग्जैक्टली ऐसा ही था या नहीं, अभी तक हमारे पास इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। बट समहाउ ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल बना। अब ये जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल था, इसके अंदर खूब सारी रिएक्शंस चलती रही, खूब सारे इसके अंदर चेंजेस आते रहे, और जब चेंजेस इसके अंदर आए तो अब इसके बाद फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट सेल का। अब यहां से फॉर्मेशन किसका हुआ? फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां से अब फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट सेल का। जो ये फर्स्ट सेल है इसके बारे में कुछ बातें याद रखें। पहला, जो सबसे पहली सेल बनी थी वो कैसी थी? प्रोकैरियोट। सेल कैसी थी बेटा? प्रोकैरियोट। जो पहली सेल बनी वो थी कीमो हेटेरोट्रोफ। जो पहली सेल बनी थी वो कैसी थी? कीमो हेटेरोट्रोफ थी। कीमो हेटेरोट्रोफ का मतलब है कि ये जो सेल है, ये सेल क्या अपने लिए फूड खुद बनाती थी या दूसरे मॉलिक्यूल को खा जाती थी? दूसरे मॉलिक्यूल को खा जाती थी। ये जमीन पे बनी होगी कि पानी में? तो मतलब कि यहां पर फॉर्म्ड इन वाटर एनवायरमेंट। तो अपन ने कहा कि इट फॉर्म्ड इन वाटर एनवायरमेंट। तो वाटर एनवायरमेंट के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ। अब वाटर एनवायरमेंट के बाद फिर अगली बात आती है कि इसका फॉर्मेशन हुआ था लगभग 2 बिलियन साल पहले। कितने बिलियन साल पहले? 2 बिलियन साल पहले। तो एनसीईआरटी ने अर्थ को लेकर के अब तक आपको 4 टाइमलाइन दी। पहला, अर्थ बनी कब? 4.5 बिलियन ईयर एगो। अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ? 4 बिलियन ईयर एगो। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई? 3 बिलियन ईयर एगो। और फर्स्ट सेल कब आई? 2 बिलियन ईयर एगो। और यूनिवर्स वाला जो टाइम था वो कितना था? 13.8 बिलियन ईयर एगो। तो इस तरीके से अब तक आपको टाइम कुल मिला के कितने दिए? 5। अब एक बार ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला जितना पार्ट था उसको एक बार जरा पढ़ के देखो। कल अपन ने शायद बिग बैंग तक तो पढ़ ही लिया था ना। तो उसके बाद पेनस्पर्मिया वाला जो पैराग्राफ था एबायोजेनेसिस का, और फिर ये ओपरिन हेल्डेन वाला पैराग्राफ। पढ़ना ध्यान से, इसमें एक जगह गलती है, मैं पूछूंगा। हाँ सर बोलो। पहले जो बने थे वो कीमो हेट्रोट्रोप थे, बाद में इनसे कीमो ऑटोट्रोप बने, जो कि जिनको आप मान सकते हैं कुछ आयरन या सल्फर बैक्टीरिया जैसे थे। फिर इससे फोटो ऑटोट्रोफ आए। जो फोटो ऑटोट्रोफ थे वो आजकल के ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे थे। ऐसे करके कहानी चली है। बेटा पीछे छूट गया चैप्टर, बहुत पीछे छूट गया। ये तो बायोटेक आ गई। चैप्टर नंबर 6, पन्ना नंबर 111। हम क्या पढ़ रहे हैं और तुम क्या पढ़ना चाहती हो? इकोलॉजी।
यहाँ जो 500 दिया है वो 500 दिया है 4.5 के रेफरेंस में। इससे पहले बात करी ना कि अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 हुआ। 4.5 में से अगर आप 500 माइनस करेंगे तो 4 आएगा ना, ये है। क्यों सही है ना? देखो ये का लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट वाइल इन अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर। अब उसकी बात कर रहे हैं जो फ्लास्क एयर के लिए ओपन था। न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट। यहाँ इसका मतलब ये इन्हें तो दिखा यही ना कि जो किल्ड ईस्ट है, किल्ड ईस्ट में नई ऑर्गेनिज्म आए जो एयर के लिए ओपन थी। तो एनसीईआरटी ने पहले ही कह दिया ना एयर के लिए ओपन है, मतलब कि लाइफ आ तो एयर से ही रही है, पर आपको दिखेगी कहाँ, एयर में कि ईस्ट में? हाँ, एनसीईआरटी सही है एकदम। मैंने इसीलिए कहा इस चैप्टर में एनसीईआरटी को समझना बहुत टेढ़ा काम है, तो इसीलिए लाइन बाय लाइन फॉलो करे रहना। एक जगह गड़बड़ है पूछूंगा मैं भी। बिल्कुल सही है, आपको जो लाइफ दिखेगी वो एयर में दिखेगी किल्ड ईस्ट में दिखेगी, तो वही तो एनसीईआरटी लिख रही है। हाँ, तो आपको तो यही दिखेगा ना भाई। लुइस पास्चर को क्या दिखाई दिया? किल्ड ईस्ट से आ रहा है, वही एनसीईआरटी कह रही है। एनसीईआरटी ने पहले ओपन टू एयर। लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। क्या इससे पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ था? तो प्रिसीडेड मतलब होता उससे पहले। रॉटिंग मतलब सड़ रहा मटेरियल। एनसीईआरटी कहाँ है? आज नहीं लाई? क्यों? क्या हुआ? वायरल फीवर? अभी ठीक हो? तुम यार बीमार पड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि ये आप दे नहीं रहे हो, ये इसके बाहर बाहर जा रहा है। यहाँ से जो वाटर वेपर है वो आपको वापस से पानी के फॉर्म में चाहिए ना, तो पानी के फॉर्म में कैसे आएगा? जब आप कंडेंसर से होके पास कराओगे। प्रभु, यहाँ से आप भेज रहे हो, ये गया यहाँ से बाहर, तो कोल्ड वाटर आप भेज रहे हो, हॉट वाटर बाहर जा रहा है। मैंने कहा एनसीईआरटी की टाइमलाइन याद करनी है, टाइमलाइन ये गलत है, कायदे से टाइमलाइन गलत है। हमें सबसे पुराने जो फॉसिल मिलते हैं वो 3.6 बिलियन ईयर 3.6 बिलियन ईयर तक पुराने फॉसिल्स हैं। पर मुझे तुम्हें रटाना एनसीईआरटी की टाइमलाइन, तो उसका तरीका ये कि ऐसे याद कर लो तो याद रह जाएगी। हाँ, तो बेटा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ये तो नॉन लिविंग ही है ना। जब लाइफ बनेगी तब ना हम बोलेंगे कि लिविंग। हाँ, हाँ बताओ। यहाँ ये कहा कि लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि आरएनए या प्रोटीन। तो यानी कि आपने जब कहा कि लाइफ जब आई है, तो वो लाइफ कहाँ से आई? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड से, वो सब तो नॉन लिविंग है ना, उसी से लाइफ आई है ना। एनसीईआरटी कहाँ है? हो गई? क्या वो किताबें ज्यादा भारी थी? बायोजेनेसिस का मतलब है लाइफ से लाइफ का फॉर्मेशन,
और ए बायोजेनेसिस का मतलब है नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ का फॉर्मेशन। वही है, वो जो बीच का स्पेस है वो गड़बड़ है, वहां ए बायोजेनेसिस है, ये गड़बड़ है एनसीईआरटी में। कहाँ आई? ये कहा कि लाइफ कुड हैव केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। यहाँ देखो, लाइफ आई किससे? न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन वगैरह से। जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो वही तो कहा है कि लाइफ कहाँ से आई है, उनसे आई है। अब वो कैसे बने उससे आगे समझाया है। नहीं बना बेटा, वो ऑर्गेनिक है, उससे लाइफ आई ना। वो जो ऑर्गेनिक है वो बना इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक नहीं बनेगा। हाँ हाँ, तो आपको जो दिखेगा वही लिखोगे ना। दिखा क्या? लुई पास्चर को क्या दिखाई दिया? हाँ, एयर से किल्ड ईस्ट उसमें भी था, पर वहां तक एयर नहीं जा रही थी ना। तो यहाँ एनसीईआरटी उससे पहले लिख रही है ना, ओपन टू एयर। ओपन टू एयर, जो फ्लास्क एयर के लिए ओपन था, उसमें आपको लाइफ कहां से अराइज होती हुई दिखाई देगी? किल्ड ईस्ट से। तो वो एनसीईआरटी ने पहले लिख दिया ना, ओपन टू एयर। वो काई को लिखा? फिर नहीं लिखती ना एनसीईआरटी। हाँ, बिल्कुल सही है। क्या? तो फिर रीजन आपको पता है कि लाइफ आती कहां से है? हाँ। हम्म। क्या? ये बॉटल छोटी है कि बड़ी? पहले किसी से कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो जब आप यूनिवर्स से अर्थ को कंपेयर करते हैं, तो यूनिवर्स है इतना बड़ा, अर्थ है इतनी सी, तभी तो आप कहोगे रिलेटिवली स्पीकिंग अर्थ इज अ स्पेक। क्या? हाँ, तो लिखा है ना वहां पे, जो रिलेटिवली लिखा है उसका मतलब यही है। हाँ, दोनों का मतलब सेम है। यानी कि इसके बाद आपको क्या दिखेगा? व्हाट फॉलोज का मतलब है कि जब अगर आप इतनी सारी चीजें देख लेंगे, तो आपको सबसे लंबी कहानी मिलेगी। हाँ। क्या? इवोल्यूशनरी फोर्सेस का मतलब है कि आगे जो इवोल्यूशन होगा, उस इवोल्यूशन के लिए कुछ फोर्सेस जिम्मेदार होंगे ना। जैसे हम नेचुरल सिलेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो वो सारे इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं। हम्म, क्यों नहीं बोल सकते? अकेले न्यूक्लिक एसिड को रख दो तो मेटाबॉलिज्म होगी क्या? जब ये सब आपस में मिले, तब ये बना ना, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी होती है, रेप्लिकेशन भी होता है। नहीं करते ना। पर जब ये सब आपस में मिले, तो इनके आपस में मिलने से जो कैप्सूल बना, उसमें दो प्रॉपर्टी थी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग था और मेटाबॉलिज्म होती थी। एनसीईआरटी में पन्ना नंबर 112 निकालो। रुको अब, एनसीईआरटी में पेज नंबर 112, अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 125। हाँ सॉरी, 128। बस, ध्यान दो। पेज नंबर 128 या 112 पे आप देखो, लाइन नंबर 4 में लिखा है दिस वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस। मिला? यहां ए बायोजेनेसिस के बीच में से स्पेस हटा दीजिए। यह है पूरा दिस वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस, क्योंकि ओपरिन हेल्डेन ने जो बताया है वो ए बायोजेनेसिस बताया है। तो दिस वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस नहीं है, दिस वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस। इतनी बात डन। अब बढ़ते हैं इसके बाद आगे।
तो बेटा आरएनए वगैरह जो मॉलिक्यूल हैं वो छोटे हैं कि बड़े? पॉलीमर है ना, तो पॉलीमर को आप क्या लिखोगे? जाइंट मॉलिक्यूल लिखोगे ना। कैप्सूल को, इन मॉलिक्यूल्स को नहीं। अगर आप अकेले न्यूक्लिक एसिड को रख देंगे तो वो नॉन लिविंग है, वो लिविंग नहीं है। चलो अब ध्यान दो, अब अपने को बात करनी है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। तो ध्यान दें, देखिए पहले अगर मैं बात करूं कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर के बारे में। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर का मतलब है कि हर एक रिलीजन का अपना एक कुछ ना कुछ लिटरेचर है, किताबें हैं। जो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर है वो कभी नहीं कहता कि इवोल्यूशन हुआ, वो कभी नहीं कहेगा इवोल्यूशन हुआ। ना कहने के अपने कारण हैं। कारण सबसे जो प्रमुख है, अगर इवोल्यूशन हुआ तो इसका मतलब है कि पहले की लाइफ फॉर्म अलग थी, अब की लाइफ फॉर्म अलग। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर ये मानता है कि जितनी भी लाइफ है उसको बनाया किसने है, और जिस किसी भगवान को मैं मानता हूं क्या उसके बनाए में कोई कमी हो सकती है? अगर कमी नहीं हो सकती तो उसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कमी नहीं होती तो उसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो मतलब कोई भी कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर क्या कभी मानता था कि इवोल्यूशन हुआ? कोई भी कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर इवोल्यूशन के बारे में नहीं मानता। तो अपन ने कहा कि अगर हम बात करें तो पहली आती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी का नाम क्या है बेटा? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आती है। और ये जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है इसको प्रपोज करने वाले थे फादर सुआरेज। प्रपोज करने वाले का नाम क्या था बेटा? फादर सुआरेज ने प्रपोज करी थी। तो इन्होंने प्रपोज किया, फादर सुआरेज ने, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर। तो अपन ने कहा कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ये थ्योरी, चलो अब अपन शुरू करते हैं वापस से। तो अपन ने कहा कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंदर, ध्यान से सुनना, इसके अंदर कुल मिलाकर के कन्नोटेशंस कितने हैं बेटा? 3। तो ध्यान दो, अपन ने कहा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में कितने कन्नोटेशंस हैं? 3। अब जो 3 कन्नोटेशंस हैं उसमें सबसे पहला कहता है कि जो अर्थ है कितने साल पुरानी है? तो अर्थ इज 4000 ईयर्स ओल्ड। तो अर्थ कितनी पुरानी हो गई? 4000 साल पुरानी अर्थ है। तो कहा गया कि साहब अर्थ की एज कितनी है? 4000 साल। अब 4000 साल के बाद दूसरी बात कही, ऑल द बायोडाइवर्सिटी
we see today was created as such. तो जैसे ही अगर आप कह देते हैं कि जितनी बायोडायवर्सिटी आपको दिखाई दे रही है आज, ये ऐसी ही बनी थी, तो इसका मतलब हुआ कि इवोल्यूशन हुआ कि नहीं? इसका मतलब है इवोल्यूशन नहीं हुआ। दूसरी बात, फिर ये कहते हैं ऑल द ऑर्गेनिज्म आर सेम सिंस क्रिएशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सेम हैं सिंस क्रिएशन, यानी कि जब बने तब से, एंड विल बी सेम इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य भी बता दिया कि ये आगे भी क्या रहने वाले हैं, सेम। तो कहा कि भविष्य में यानी कि आगे चल करके भी ये ऑर्गेनिज्म क्या रहने वाले हैं, सेम। तो कुल मिलाकर के यहां कन्नोटेशंस कितने रखे गए, 3। अब ये जो आइडियाज हैं वर स्ट्रांगली चैलेंज्ड इन 19th सेंचुरी। जब मैं कह रहा हूं कि 19th सेंचुरी, तो सन 1900 कुछ कि 1800 कुछ, ध्यान रखना 1800 कुछ। तो इनको स्ट्रांगली चैलेंज कब किया गया, 19th सेंचुरी में। तो अपन ने कहा 19th सेंचुरी में इन आइडियाज को स्ट्रांगली चैलेंज किया। सबसे पहले इन आइडियाज को चैलेंज करने वालों में नाम आता है लेमार्क का। सबसे पहले जो फोर रनर जो नाम है वो लेमार्क का है। लेमार्क साहब डार्विन से काफी ज्यादा बड़े थे, और फिर तो लेमार्क ने सबसे पहले खड़े होकर के कहा कि नहीं साहब, इवोल्यूशन होता है, अपने को पता है, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज इन्होंने दी थी। मतलब उसके बाद जितने भी लोग थे उनके लिए इवोल्यूशन की बात करना लेमार्क ने आसान बना दिया। अगर मान लो, अगर हम सब अभी ये मानते हैं कि ये दिन है, ठीक, तो सबसे मुश्किल काम जो है वो किसी पहले आदमी के लिए खड़े होकर के कहना है कि अभी दिन नहीं है। अगर उसने समहाउ इस बात के लिए हम में से 4-6 लोगों को भी अगर कन्विंस कर लिया, तो वही बात आगे अब जो भी कहेगा उसके लिए रास्ता पहले जितना मुश्किल रहेगा कि आसान, कंपेटिवली क्या होगा, आसान। अब यहां पे जो नाम आता है वो नाम आता है दो लोगों का। एक थे चार्ल्स डार्विन। पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड एक शिप का नाम आता है HMS बीगल। यहां HMS का मतलब है हर मैजेस्टी सर्विस। HMS मतलब क्या है, हर मैजेस्टी सर्विस, यानी कि इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन की सेवा में, तो इसलिए कहा गया हर मैजेस्टी सर्विस बीगल। कौन से आइलैंड का नाम आता है, तो यहां नाम आता है गैलापागोस आइलैंड का। एक और साइंटिस्ट का यहां नाम आता है जिन्हें कहा जाता है AR वेलेस। पूरा नाम क्या है, अल्फ्रेड रसेल वेलेस। तो दूसरे जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम नाम था AR वेलेस। अब जो AR वेलेस साहब हैं, इन्होंने काम किया है मलय आर्चिपेलागो पर। कहां काम किया बेटा, मलय आर्चिपेलागो। ये जो मलय आर्चिपेलागो है ये आजकल का इंडोनेशिया है। मलय आर्चिपेलागो क्या है, आजकल का इंडोनेशिया। तो वर्तमान समय में इसे किस नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया के नाम से। अब जरा डार्विन साहब के जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें सुनेंगे, फिर अपन देखते हैं कि डार्विन ने यहां पे क्या क्या बातें कही हैं। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनके जो है दादाजी का नाम था इरेस्मस डार्विन। इरेस्मस डार्विन से लेमार्क बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इरेस्मस डार्विन अपने आप में बहुत अच्छे आप ये कहें नेचुरल साइंटिस्ट थे। नेचुरल साइंटिस्ट मतलब कि नेचर के बारे में स्टडी करते थे। लेमार्क के पिताजी बहुत अच्छे फिजिशियन थे, यानी कि डॉक्टर थे, और पूरे एरिया में उनका खूब अच्छा खासा नाम था। लेमार्क की डार्विन की माताजी जो थी, इनका अपना एक पॉटरी का बिजनेस था, यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का बिजनेस था। तो डार्विन के बारे में कहा जा सकता है
कि जो अपने यहाँ कहते हैं ना चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होना, तो डार्विन के मामले में था कि भयंकर पैसा था, सोने की चम्मच मुंह में लेके डार्विन पैदा हुए थे। ठीक। अब डार्विन साहब थोड़े से बड़े हुए। जब डार्विन बड़े हुए तो क्योंकि डार्विन के पापा डॉक्टर थे, तो पापा ने क्या कहा होगा, मेरा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा। इवन डार्विन को दो चार बार उनके पिताजी ने बिना किसी डिग्री के अपने साथ ऑपरेशन वगैरह करने में भी लगा लिया था। आओ सिखाएं तुम्हें, आगे करना तो यही है। जैसे हम आजकल अभी अगर कुछ साल पहले की देखें तो शायद बिहार की या कहीं की घटना थी, एक डॉक्टर साहब ने अपने बेटे को भेज दिया था ऑपरेशन करने, 11 साल का लड़का था। हाँ, तो ऐसे ही काम डार्विन के साथ। अब डार्विन साहब क्या है कि उस समय नीट का एग्जाम तो होता नहीं था, पैसा दो एडमिशन लो। तो उस समय इंग्लैंड का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज था एडिनबर्ग मेडिकल कॉलेज। कौन सा था? तो डार्विन के पापा ने इनका एडमिशन कराया कहां पे? एडिनबर्ग मेडिकल कॉलेज में। जब डार्विन साहब पहुंचे एडिनबर्ग मेडिकल कॉलेज तो एकदम जोश में थे कि बढ़िया सर्जरी वर्जरी सब सीखेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अब कुछ समय डार्विन रहे, ये वो समय था जब तक एनेस्थीसिया नहीं आया था। क्या नहीं था? एनेस्थीसिया। तो मतलब कि पेशेंट के पूरे होशो हवास में ही सारे ऑपरेशन होते थे, जो कुछ काटा फाड़ी है सब सामने है। ठीक। तो अब उसमें ऑब्वियस सी बात है पेशेंट चिल्लाएगा भी। ज्यादा से ज्यादा होता था कि मान लो कुछ अपन बात करें जैसे फोक मेडिसिन में कुछ एनाल्जेसिक वगैरह है, वैसा कुछ दे दिया, कुछ पत्तों का जूस वगैरह, या फिर मान लो कुछ मात्रा में एल्कोहल वगैरह दे दिया कंज्यूम करने को कि ठीक है दर्द थोड़ा बहुत कम हो। पर ऑब्वियस सी बात है जब शरीर पे चाकू चलेगा दर्द तो होगा। तो डार्विन साहब जब निकले ऑपरेशन थिएटर के बाहर से तो अंदर से मरीजों के चिल्लाने की आवाज आए। अब डार्विन को इससे लगा डर। डार्विन ने कहा कि भैया मेडिकल हमसे तो नहीं होगा। अब नहीं होगा तो डार्विन साहब एडिनबर्ग मेडिकल कॉलेज छोड़ के आ गए घर वापस, और इनने पापा से मना कर दिया कि हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो उसके बाद फिर पापा ने कुछ समय बाद इनसे पूछा, नहीं हाँ, फिर उसके बाद इनके फादर ने सोचा कि अच्छा लड़के कुछ ना कुछ तो कराना ही है। तो भाई आज के समय भी सबसे बढ़िया प्रोफेशन है कि आप कोई भी एक धर्म गुरु बन जाओ, किसी भी, मस्त आराम से, खूब पैसा है, लोग आके पैर छू के जाएंगे। और एक वो एक छोटा वाला बाबा है ना, क्या नाम है, हाँ हमको फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ऐसे ही डार्विन के पापा ने, अब ध्यान से सुनना, अब डार्विन के पापा ने क्या किया, अब इन्हें भेजा एक चर्च। कहां भेजा? एक चर्च। और चर्च में भेजा कि जाकर के जो भी वहां की चर्च की लिखाई पढ़ाई है तो अपना पढ़ो, और पढ़ने के बाद किसी चर्च में फादर वगैरह बन जाना। अब क्या हुआ, डार्विन साहब गई चर्च में, पढ़ाई लिखाई करी। अब जब चर्च में इन्होंने पढ़ाई लिखाई चर्च ने इनको निकाल दिया। अब जब चर्च ने इनको निकाल दिया तो उसके बाद क्या हुआ, डार्विन फिर लौट के पहुंचे अपने घर। जब अपने घर वापस से पहुंचे तो इधर डार्विन की उम्र तो बढ़ ही रही थी, डार्विन की उम्र बढ़ रही थी। अब जब डार्विन की उम्र बढ़ रही थी तो अब हार के इनके पापा ने इनसे पूछा कि अच्छा तुम बताओ तुम करना क्या चाहते हो। तो डार्विन ने कहा कि मेरे को बीएससी करनी है बॉटनी से। क्या करना है? बीएससी करनी है बॉटनी से, क्योंकि डार्विन को पेड़ पौधों में बड़ा इंटरेस्ट था। अब ठीक है साहब, डार्विन का करा दिया गया एडमिशन। एडमिशन कराया तो डार्विन साहब जो है तब तक इनकी एज अच्छी खासी हो ही चुकी थी, तो क्लास के बाकी बच्चों से एज में काफी ज्यादा थे। और वहीं पे डार्विन के एक टीचर थे जिनका नाम था हैंसलोव। तो हैंसलोव साहब की नई नई नौकरी लगी थी। तो हैंसलोव और डार्विन दोनों की एज लगभग लगभग बराबर थी, थोड़ा बहुत ही अंतर था। तो इसलिए डार्विन की हैंसलोव से अच्छी खासी दोस्ती हो गई, और दोनों क्योंकि बॉटनी में इंटरेस्ट रखते थे तो अपना खूब सारा पेड़ पौधों के बारे में बात बात करते रहते थे। अब मीनवाइल क्या हुआ, ये जो शिप था एचएमएस बीगल, एचएमएस बीगल का नेचर वेचर से कोई लेना देना नहीं था। एचएमएस बीगल के जाने का पर्पज ये था कि इंग्लैंड से वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज तक सी का वो रूट पता लगाना जहां से होकर के बड़े बड़े शिप जा पाए, क्योंकि बड़े बड़े शिप्स को अगर निकलना है तो उसको पानी की अच्छी खासी गहराई चाहिए। तो इनको ऐसे करके रूट पता लगाने थे।
और ये जो शिप था इस पे कैप्टन थे फ्रिट्ज रॉय। तो कैप्टन का नाम क्या था? फ्रिट्ज रॉय। जो फ्रिट्ज रॉय साहब थे ये हैंसलोव के दोस्त थे, जो डार्विन के टीचर थे। अब क्या हुआ कि साहब फ्रिट्ज रॉय ने कहा हैंसलोव को कि मैं अपने साथ अपने शिप पे किसी एक नेचुरल साइंटिस्ट को या जो पेड़ पौधों में इंटरेस्ट रखता हो ऐसे पर्सन को ले जाना चाहता हूं, बट कंडीशन गिवन, पैसा मिलेगा नहीं, उसको अपना रहने खाने के सारे खर्चे खुद बियर करने पड़ेंगे। तो हैंसलोव ने आके अपनी क्लास में देखा कि धनवान बालक कौन है? डार्विन। तो डार्विन को पूछा कि जाओगे शिप पे? डार्विन ने कहा हो। ठीक। तो डार्विन साहब चल दिए शिप पे। अब डार्विन को शुरू शुरू में तो लगा कि आज शिप पे जाएंगे तो बढ़िया मजा आएगा, पर शिप पे जाने में ऐसा थोड़ी कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही रहता है। जैसे अभी हम धरती पे हैं, सब कुछ एकदम एक जगह स्टेगनेंट है ना, शिप तो हिलेगा। आपको अभी क्या होता है कि जरा सा आप निकलते हो, कोई कोई बिल्डिंग दिखी, पेड़ दिखा, ये दिखा, वो दिखा, वहां केवल पानी पानी। यहां बारिश में हम कुछ समय की बारिश में उमस से हम परेशान हो जाते हैं, वहां तो पूरे दिन रात यही काम। तो आप साहब डार्विन साहब तो बड़े नाजों से पले हुए थे, तो डार्विन साहब वहां काफी समय बीमार भी रहे। बीच बीच में इन्होंने कुछ स्टडी करी और इनका जो शिप था वो एक देश पहुंचा, चिली। कहां जाकर पहुंचा? चिली। जो चिली है वो एकदम समुद्र के किनारे लंबाई में एकदम बसा हुआ सा कंट्री है। उस समय चिली में आया था एक भूकंप। क्या आया था? उस अर्थक्वेक की वजह से कुछ रॉक्स ऊपर नीचे हो गई थी। तो रॉक्स के ऊपर नीचे होने की वजह से वहां से डार्विन को कुछ फॉसिल्स पहली बार देखने को मिले। तो जब रॉक ऊपर नीचे हुई तो अब मान लो नीचे वाली रॉक में जो फॉसिल दबे हुए थे वो फॉसिल अब निकल के कहाँ गए? ऊपर। तो वहां भी इन्होंने थोड़ी बहुत खुदाई करी तो इनको कई सारे फॉसिल्स दिखाई दिए, और जो फॉसिल दिखे वो आजकल के ऑर्गेनिज्म जैसे नहीं दिख रहे थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं यार, ऑर्गेनिज्म हमेशा तो एक जैसे नहीं रहते, पहले वाले कुछ तो अलग थे। अब इसी पूरी कहानी में क्या हुआ कि ये अपने वॉयज के लास्ट के करीब एक महीने में जाकर के पहुंचे गैलापागोस। कहां पर पहुंचे? गैलापागोस। साउथ अमेरिका में है गैलापागोस आइलैंड। वोल्केनिक आइलैंड है, मतलब वोल्केनिक इरप्शन से बना है, यानी कि शुरू से नहीं था। वहां पे जितना भी लाइफ है वो लाइफ कहीं ना कहीं बाहर से ही आई है। गैलापागोस पे लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। वहां पे एक तो गैलापागोस पे जब अपन बात करते हैं तो एक तो डार्विन फिंचेस का नाम आता है। एनसीईआरटी की लाइन याद रखना, लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस। मतलब ये जो नाम है डार्विन ने नहीं दिया है, ये नाम डार्विन के बाद आया था। तो एक तो इन्होंने डार्विन फिंचेस देखे, और दूसरा वहां पे मिलते हैं जायंट टर्टल्स, मतलब बहुत बड़े बड़े टर्टल्स वहां मिलते हैं। उसके बारे में उन्होंने स्टडी करी, और स्टडी कर कर आके अब डार्विन साहब अपनी 5 साल की वॉयज के बाद लौट के आ गए घर। ठीक। अब जब लौट के अपने घर आ गए तो अब डार्विन के पापा ने पूछा, बेटा ब्याह करोगे? तो बोलो डार्विन ने क्या कहा होगा? अब डार्विन साहब का हो गया ब्याह। अब ब्याह होने के बाद डार्विन साहब विज्ञान को भूल गए। डार्विन के बच्चे हुए 10। कितने बच्चे थे? तो अब उसके बाद क्या हुआ कि डार्विन साहब को अब उसके बाद लगा कि नहीं यार, विज्ञान बुला रहा है मुझे, मुझे विज्ञान की तरफ जाना चाहिए। तो अब क्या है कि डार्विन साहब लौट के वापस से अपना विज्ञान की तरफ। बस अब ध्यान दो, जब डार्विन साहब वापस से आए तो इन्होंने तब तक अपना इतने समय में अपने हिसाब से थ्योरी वगैरह बना रखी थी कि ऐसे ऐसे करके इवोल्यूशन हुआ होगा। ये जाकर के वापस से पहुंचे हैंसलोव के पास, और इन्होंने हैंसलोव को बोला कि मेरे को लगता है इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। ठीक। अब जब इन्होंने कहा तो हैंसलोव ने कहा कि नहीं यार, ये बात तो लेमार्क से एकदम अलग है, और आजकल तो लेमार्किज्म फैशन में है, तो तुम्हारी बात कोई मानेगा नहीं। अगर ऐसी ही बात कोई और भी कहता है तो हम आगे इस बात पे बढ़ सकते हैं। अब संयोगवश तभी हुआ कि ए आर वेलेस को पता चला डार्विन के बारे में। ए आर वेलेस ने अपनी स्टडीज को कंपाइल करके कुछ पेपर्स वगैरह बना करके ये डार्विन के पास भेजे। जब डार्विन के पास आए तो आने के बाद फिर डार्विन ने दिखाए हैं स्लोप को कि देखो ये एक आदमी है, यहाँ काम कर रहा है और ये भी मेरे जैसी बात कह रहा है। तो उस समय पे ब्रिटिश नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक हुआ करती थी, काफी बड़ी।
उसकी एक एनुअल मीटिंग होनी थी। तो उस मीटिंग में हैंसलोव ने ए आर वेलेस का पेपर भी रखवाया और डार्विन का पेपर भी। दोनों बातें सेम कह रहे थे, पर इन्होंने क्या बुद्धिमानी करी कि ए आर वेलेस का पेपर पढ़ा गया पहले और डार्विन का पढ़ा गया बाद में। उससे हुआ ये कि क्योंकि तब लैमार्किन फैशन में था और ये अलग बात कर रहे थे, तो अगर लोगों को विरोध करना होता तो वेलेस की बात पे विरोध कर देते, तो डार्विन साहब बैकआउट कर जाते। और अगर लोगों को ए आर वेलेस की बात समझ में आ जाती और लगभग वैसी ही बात अगर डार्विन कहते, तो इसका मतलब है बाद वाली बात लोगों को ज्यादा समय तक याद रहती है। तो ठीक है, सब लोगों को बात समझ में आ गई। समझ में आने के बाद डार्विन साहब ने एक किताब पब्लिश करी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ध्यान रखना, ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी है? ओपरेन की। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है, ये किसकी है? डार्विन की। तो डार्विन साहब ने एक किताब पब्लिश करी और इस किताब की उस समय लगभग 2000 कॉपी छापी गई थी। 1859 या 57 के आसपास की बात है। इस किताब की कितनी कॉपी छापी गई? 2000, जो तब के समय के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह उतनी एडवांस नहीं हुआ करती थी। पर यह किताब जिस दिन पब्लिश होके मार्केट में आई, ऑन द सेम डे ऑल द 2000 कॉपीज वर सोल्ड आउट। सारी की सारी कॉपी सोल्ड आउट हो गई थी। कई जगह लिखा है, कई जगह माना जाता है कि बाइबल के बाद, ऑब्वियस सी बात है क्रिश्चियंस अपने हिसाब से कह रहे हैं कि बाइबल के बाद अगर ह्यूमैनिटी को किसी बुक ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो डार्विन की किताब है। किसने प्रभावित किया है? डार्विन ने। तो क्या डार्विन ने क्या क्या किया था, इनके जीवन के बारे में इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे एक बार इसे लिख लेंगे, फिर अपन बात करते हैं डार्विन की। टाइम हो गया? तो चलो, डार्विन का जो कहानी थी वो अपनी आज हुई। अब कल अपन बात करेंगे कि यहां पे इवोल्यूशन के बारे में डार्विन ने क्या कहा है और फिर एविडेंसेस की बात करेंगे। पर देखो, डार्विन की कहानी से एक बात समझ में आपको आनी